एक मिनट आप बात कर लें। ये मुमताज जी से ही बात करना मना। मैं हम आई क्यों आप बात कर रहे हो, कैसे बात हो रही है? वैसे भी इतनी गहरी हिंदी सुन ली है हमने, तो हम ऐसी सदमे में हैं। मतलब ये पहली बार हुआ है पूरे अमेरिका यात्रा में कि इतनी शुद्ध हिंदी हमने सुनी है किसी से। एक बार तो तालियां जोशी जी के लिए बजा। महाकवि निराला की सरस्वती वंदना उन्होंने पढ़ी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, मैं बधाई देता हूं उन्हें। आप हमसे ऐसी हिंदी की उम्मीद ना करना। मैं हरियाणा का, ये बिहारी और ये अलीगढ़ की। आप देखो ना क्या मामला। आहा, ऐसा ही लग रहा अमावस्या और पूर्णिमा एक साथ बैठे। हम हंसेंगे बस, आप कोई तनाव मत रखिएगा। यहाँ आप सोचो बड़ी साहित्यिक रचनाएं होंगी, कर्नल साहब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े कवियों का जिक्र नीरज जी और सोहनलाल द्विवेदी जी तक का जिक्र। माँ सरस्वती की वंदना की तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी। दरअसल हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना अक्षर जो है वो साइलेंट था, था ही क्यों वो। और अमेरिका की तो अंग्रेजी कुछ अलग ही है बिल्कुल। ये तो वहां से भी मतलब समझ में नहीं आता कुछ। वो सिनसिनाटी को चिनचिनाटी पढ़ रहा था। आप देखो कैसे पढ़े आप। ये अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत है। वो आया ना, बोले चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। अंग्रेजी की दिक्कत है, हिंदी में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है। और मैं तो हरियाणा का हूँ, वहां तो मामला ही बिल्कुल अलग है। हरियाणा के एक आदमी से कहा, बोले अंग्रेजी जानते हो? बोले हाँ। बोले सामने जो खंबे के पास लड़की खड़ी है उसे अंग्रेजी में बुलाओ। वो बोला कम हियर। वो लड़की आ गई। बोले सर वापस उसी खंबे में अंग्रेजी में भेजो। बोले इतना बावड़ा नहीं हूँ। पास आई, पूरी वापस भेज दी। बोले नहीं इतनी अंग्रेजी तो बतानी पड़ेगी। इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी भाई को, तो अगला खुद ही उस खंबे पे गया। तो हरियाणा का आदमी काम चला लेता है। वो चौधरी देवीलाल जब पहली बार नार्वे गए, एक ही विदेश यात्रा थी उनकी, प्रधानमंत्री पद में नार्वे गए थे। तो वहां एक पत्रकार को उनकी पोशाक बड़ी अजीब से लगी, धोती कुर्ता पग। अच्छा पग भी समझ में आ गई, धोती कुर्ता समझ में आ गया, लेकिन धोती की लांग समझ में नहीं आई उसको। तो पत्रकार ने पूछा, बोले व्हाट इज दिस? हमारे ताऊ ने उसकी टाई पकड़ ली। बोले व्हाट इज दिस? बोले दिस इज नेक टाई। ताऊ बोला दिस इज बैक टाई। तो हम तो काम चला लेते हैं जैसी भी स्थिति हो, चाहे अंग्रेजी की हो चाहे हिंदी की हो। लीजिए कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं और ठहाकों से प्रारंभ करेंगे। ठहाकों के लिए हमारे पास शंभू शिखर जी हैं। हास्य के शिखर ही हैं, इतने लोकप्रिय हैं, पता है बहुत, वाकई में बहुत लोकप्रिय है। हम जब हिंदुस्तान में होते हैं तो हम देखते हैं नजारा, रेलवे स्टेशन चले जाओ तो कुली तक कह देता है, बोले आप उठाओ। और जब फ्लाइट पकड़ने आते तो पायलट कह देता है, बोले आप उड़ाओ। वो तो शुक्र ही उड़ाता नहीं, हाँ वरना ये कर भी सकता है ऐसा काम। बहुत लाजवाब कवि है। बिहार की धरती से, आप जानते हैं बिहार में कोयले की खदानें, वहीं से निकला है ये वाकई में हीरा है। आप तो आप जानते हो, दिख रहा है हीरा। आप पहचानते हो, ये पहचानते हो। रुक जाए यार, ये पढ़ाई कर लेते, सबर नहीं है आदमी से। तो ये काला हीरा निकला जैसे बिहार से, तो झारखंड अपने आप अलग हो गया।
बिहार की धरती कमाल की धरती है जी। मतलब हमारे यहाँ की धरती हरियाणा और बिहार में बस यही फर्क है, हमारे यहाँ देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, हमारे यहाँ लालू की धरती है, इनके यहाँ लालू की धरती है। तो मैं लालू की धरती से आए, लालू जी भी बहुत हंसाते हैं साहब, इसमें कोई शक नहीं, लालू जी बहुत हंसाते हैं और वो शुरू से हंसाते हैं। आप देखो संसद में हंसना बंद करते हैं जब से लालू जी संसद से गए। उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए भेजा था यहाँ क्लिंटन साहब के पास, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने। फिर फोन करके पूछा हाँ भाई कैसा रहा, तो क्लिंटन साहब ने जवाब दिया, बोले ई ससुरवा अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ये जो कौशल है बिहार का, ये अपने आप में अद्भुत है। आइए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमारी भाषा हमारी पहचान का मुख्य अंग है। इसीलिए हम सभी को हिंदी कवि सम्मेलन में आकर अपनी भाषा और साहित्य के प्रति गर्व महसूस होता है। इस समारोह में आने वाले सभी कवियों का हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस समय मैं कर्नल धवातिया और सीमा जी को रिक्वेस्ट स्टेज के पास आए, आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए। There we go. Thank you अनिल भाई। ये दिखाता है कि आप लोगों का प्यार और हम लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट, एक प्यार। 2 दिन में भी वर्किंग डे में आप आए, आई मेक दिस वेरी इमोशनल। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट ऑफ यू एंड थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मेरी सबसे प्रार्थना है सभी लोगों से कि कवि लोगों को 2 चीजों की जरूरत होती है अच्छा परफॉर्म करने की। एक तो पेमेंट की और दूसरी तालीम। तालीम का मतलब ये है आज दोनों मिलेगा, दोनों मिलनी चाहिए, तालियां खूब बढ़नी चाहिए। तो जो नहीं बजाएगा उसको अगले दिनों में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। आप सब बजाएंगे। तो हमारे सामने 3 बहुत मजबूत लोग भारत के आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा परिचय देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं दूंगा क्योंकि खुद ही अपना परिचय देंगे। मुमताज जी हैं, मेरे ही शहर से आती हैं, तो आपका स्वागत है। मुमताज जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की है उन्होंने, और सबसे लिखती भी हैं, कविताएं लिखती हैं, बुक्स लिखती हैं और पूरे विश्व में जाके लोगों का मनोरंजन भी करती हैं। आज आप इनकी अद्भुत कविताएं सुनने का अवसर आपको यहाँ पे मिलेगा। शंभू शिखर को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। शंभू शिखर जी मधुबनी बिहार से आते हैं। बिहार में शराबबंदी लगी तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि इससे आगे नहीं जाना, बस यहाँ तक ठीक है। मेरी भी रिक्वेस्ट है, इतनी सुनाना मेरी। बाकी मैं सुनाऊंगा। शंभू जी को हिंदी साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है और काफी किताबें लिखते हैं और ये लाफ्टर चैलेंज में और बाकी जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं उसमें ये सेमीफाइनलिस्ट रहे हैं और काफी आपको हंसाएंगे। तो शंभू जी आपका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। अब आता है हरियाणा। अरुण जैन जी हरियाणा से आते हैं, दिल्ली के पैदाइश है। वैसे हरियाणा की एक खास बात है, मेरा भी खास ताल्लुक रहा है हरियाणा से, काफी ताल्लुक रहा है कि वहां पर जब कृष्ण भगवान को प्रेम करना था तो वृंदावन में थे, लड़ाई करनी तो कुरुक्षेत्र में चले गए। हिंदुस्तान की पानीपत की 3 लड़ाई हरियाणा में हुई है। तो हरियाणा एक विशिष्ट प्रदेश है जहाँ पे बहुत अच्छी कल्चर है और कल्चर के नाम पे आमतौर पे एग्रीकल्चर ही होता है। तो अरुण जी का स्वागत तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय थोड़ा ज्यादा है इनका कि भूचाल आया तो समस्या वही खड़ी। 4 लाइन बोलता हूँ, भूचाल आया तो समस्या भी खड़ी। मेरी घरवाली पलंग से नीचे गिर पड़ी। मैं उनके पास गया और एक सवाल उठाया कि भगवान भूचाल आने से तू गिरी थी क्या तेरे गिरने से भूचाल आया? ये मैंने नहीं लिखा है, अरुण जी ने भी नहीं लिखा है,
ये अरुण जी के पिताजी ने लिखा है। तो अरुण जी के पिताजी श्री जैन जी हरियाणवी बहुत उचित लगे हैं और इनको जो हास्य और कविता दोनों विरासत में मिली। तो अरुण जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदी में मास्टर्स की है और 3 दशकों से ये सबका मनोरंजन कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। हंसाना एक सबसे मुश्किल कला है। तो अरुण जी आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। और अब मैं 3 कुछ लोगों को यहाँ इन्वाइट करना चाहती हूँ जिनकी पुश से, जिनके सपोर्ट से ये हम कर पाए। और सबसे पहले हैं अनु जी और सुरेंद्र जी, प्लीज आ जाए। थैंक यू। अनु जी सुरेंद्र जी को सब जानते हैं, यहाँ पर सुहाग ज्वेलर्स है। मुमताज जी को और एक कपल है जिन्होंने सबसे पहले मैंने फोन किया, उनको बहुत बिजी रहते हैं, दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी फेमस वॉइस ओवर हियर, और उनको फोन किया 2 मिनट भी नहीं लगाया, बोला सीमा जी आपने बोला है वी आर गोइंग टू बी देयर डेफिनेटली। और वो है राकेश मल्होत्रा जी और आशा जी, प्लीज। चॉइस नहीं है, यस ये तो होना ही होगा। पहले बोलते तैयार होके आते यार। शंकर भूषण जी। और तीसरी हमारी टीम है जिसका मैं प्रोफेशनली हिस्सा नहीं हूं, पर मैं उसका हिस्सा, वो मेरा घर है और वो हमारी रेडियो जिंदगी। नीलेश जी, सुनील जी और उनका टीम आइए। और इनमें से किसी को पता नहीं है देख कर सीटी बजेगी। अपनी आंखें चेक करवाइए, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तेवतिया जी का विशेष धन्यवाद, हमारे जोशी जी का। विजय भाई जी, कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। एक तो आप सबको विशेष बधाई कि आप लोगों ने हंसने के लिए समय निकाला। मल्होत्रा जी का बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा सम्मान किया, मैं हूं भी इसी लायक। अच्छा। तो एक तो आप लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए। देखिए, एक बात मान के चलिए, जिस आदमी का आधा दिमाग खराब रहता है वो कवि बनता है, और जिसका पूरा खराब रहता है वो कवियों को बुला करके सम्मेलन करवाता है। जी बैठ जाओ, तो अच्छा चल रहा है। आपका भी हंसना जरूरी है, आ जाओ। ये आप चलिए, मैं बस 1 मिनट कुछ काम है? जी जी क्या बोले? कैसे चलिए, एक तो पेमेंट वाली फाइल है ना, पेमेंट देखिए, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है ना सर, उससे बड़ी पेमेंट कुछ हो नहीं सकती। क्या बात, क्या बात। ये सब तो हम लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि पेमेंट, लिफाफा, ये वो, खैर वो मिल भी जाता है, लेकिन वो सब हंसी मजाक की चीजें चलती है। तो देखो, जीवन में मुझे अरुण जी ने आप लोगों के बीच में बुलाया पहले कवि के रूप में। एक तो आपको बता दूं, पूरे कवि सम्मेलन में 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। जैसे शुरू में तेवतिया जी ने, कन्ना तेवतिया ने बताया था, वो ताली बजानी, आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे एक तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग जोड़े में आए हैं उन्हें जोड़े में प्रणाम करता हूँ। जो लोग भाभी जी को घर पे छोड़ के आए हैं
वो घर जाकर के मेरी तरफ से भाभी जी के पैर छू लेना। फिर उसमें सिर्फ स्पर्श आपका होगा, भावनाएं मेरी होंगी। हाँ, जो लोग दूसरी की गाड़ी में बैठ कर के आए हैं, मैं जानता हूँ वो फंसे हुए हैं, वो तब तक नहीं जा सकते जब तक अगला नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर हंसने हंसाने के लिए आए हैं। रेडियो जिंदगी से यहाँ पे पांडे जी हैं, संजीव जी, उन्होंने कहा था मेरा नाम लेते। तो बढ़िया है, मतलब जानते ही हैं लोग आपको क्या नाम लेना है इसमें। अच्छा, पता नहीं है आपका क्या नाम है? गुरुराज। देखो, मेरा राज तो पता था ना मुझे। गुरुराज जी हैं, उन्होंने जिस तरह से गुर्रा करके बोला, मुझे उसी में समझ में आ गया। खैर, चलिए हंसी का सफर शुरू करते। जितनी भी यहाँ पर शादीशुदा महिला है, आपको पूरे प्रोग्राम में बस यही करना है। जितनी शादीशुदा महिला है, बायां हाथ उठाइए। पुरुष ने उठा लिया, भैया तुम नीचे करो। शादीशुदा महिला है, बायां हाथ। हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। फिर जो दूसरा हाथ करेगा, इसे ही तालियां कहते हैं। अरे नहीं मैडम, आप इतनी जोर से बजाने लगी। आप जब यहाँ पर ऐसा कर रही है तो घर पर क्या ही हाल करती हो? भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। कितना खुश हो गए। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। और पूरे प्रोग्राम में बस यही आनंद आने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो एक जगह पटना में सुना रहा था, सारे लोग सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। कोने में बैठा हुआ एक आदमी ने हंस रहा है, ताली बजा रहा। मैंने पूछा उससे, भाई साहब आप क्यों नहीं हंस रहे? बोले मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। कमाल है। मैंने कहा ताली भी नहीं बजा रहे। बोले उसके लिए भी आदमी रखे हुए हैं। थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हो गई। मुझे मिले 15 दिन बाद। मैंने पूछा भाई साहब हनीमून पर नहीं गए क्या? तो भगवान कभी किसी को इतना अमीर ना करे। कहीं काम तो सर, तेवतिया जी तो गाजियाबाद के रहने वाले। सर गाजियाबाद तो अपने आप में कमाल है। मतलब इतना हिंदुस्तान में कबो, गाजियाबाद एक आदमी ने उनकी हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। पहली तो हंसी सी प्यारी चाहिए थी। गाजियाबाद के आदमी ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। उसके घर वाले पीछे पड़ गए, बोले तू हेलीकॉप्टर चलाना सीख गया, अब हमें कभी घुमा के ला। बोले नहीं लाऊंगा, तुम लोग चिल्लाते बहुत हो। तो सबने कहा कि नहीं हम बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। सब बैठ गए आराम से जी, बैठ गए। बोले तू घुमा, बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। अब वो आदमी हेलीकॉप्टर उड़ा करके ऊपर तक ले गया। जैसे ही गया वो आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। तो उस आदमी से खुद रहा नहीं गया। तो उसने पूछा, अरे सब चुप बैठे हो, अरे माँ तू ही कुछ बोल ले। तो माँ बोली, बेटा अब मैं क्या बोलूं, मैं तो तब कुछ नहीं बोली जब तेरा बापू नीचे गिर गया। तो गाजियाबाद के आदमी का मामला अद्भुत है। अच्छा एक चीज है, मतलब एक तो आप लोगों ने जो न्यू जर्सी का भारतीय क्रम किया हुआ है ना, यहाँ पे इतने इंडियंस ने मिले, मुझे तो लगा ही कि हम अमेरिका में। मतलब वो जिस होटल में हम गए थे, वो सर भी आए हुए हैं वो, तो वहाँ पे वो रिसेप्शन पे भी वो भी भारतीय है, ऊपर भी हमने भी रूम का भारतीयकरण कर दिया है। कल जाके पता चलेगा सर आपको हॉलीडे। लेकिन हाँ, भारतीयकरण जानते हो ना क्या सर, वो क्या है कि वो जैसे बेडरूम में घुसो ना तो 7-8 तकिए रहते हैं। अच्छा एक तो वो गोल वाला रहता है, मतलब समझ नहीं आता इसे कहाँ लगाना है। ऐसे रहता है। मतलब मैंने अरुण जी से पूछा कि चलो 2 तकिया तो अपन पकड़ के सो जाएंगे, बाकी का क्या करेंगे। लेकिन चलिए अब शुरू करें अरुण जी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल से मेरा फोटो बना रहे हैं। देखिए अरुण जी जो बता रहे थे ना मेरे बारे में, वो यही कह रहे थे मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। अच्छा बहुत सारे लोग आए मेरे साथ फोटो लेंगे, जोशी जी बहुत सारे लोग आए मेरे साथ, सबकी अच्छी आती है। अच्छा यहाँ पे तो एक चीज अच्छा लगता है, एक चीज बहुत बड़ा कॉमन सी चीज एक ये है कि हमने देखा है कि अच्छा एक कोने में मैं देख रहा हूँ, भाई साहब तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे पत्नी के पास बैठे हो। एक चीज हमेशा याद रखो, जीवन भर पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी।
सीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अब सर एक दिन मैंने सुना दिया, उस दिन से सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटकाए बैठे। आप सही पकड़े हैं, कभी तो भागेंगे। लेकिन साहब ये पत्नी अच्छा, जब मैं पहली बार मेरी शादी हुई, पहली बार तो होती है, उसके बाद संभावनाएं अजीम है और क्या। तो पहली बार जब मैं शादी हुई मेरी, तो मैं ससुराल गया, तो मैंने वहां पर साहब साली को देखा। तो मैंने उनकी ससुर साहब से कहा, सर जब आपके घर में ये रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा पकड़ाने की जरूरत है। लेकिन साहब ऐसा होता है कई बार। अच्छा, पत्नी एक ऐसी चीज है जिसे आप जीवन में खुश नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। 1000 तरीके अपना लो, महिलाएं खुश नहीं हो सकती। हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं। कोई तरीका नहीं चाहिए। और पत्नी बता रहा हूं सर, इनकी खुशी के लिए आप बैंक भी लूट करके ले आओ ना तो साहब, तो ये कहेंगी SBI का क्यों लूटा, ICICI का लूटा। तो इनकी कंप्लेंट जीवन में कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं एक बार सर पत्नी से पूछा, देखो एक चीज है, वो एक वैज्ञानिक था अरुण जी, उसने ये जानने के लिए कि शादी क्या होती है, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, शादी का सुनते सर का बैलेंस करा याद आ गई, मेरी भी कभी हुई थी। तो शादी क्या होती है जानने के लिए एक साइंटिस्ट ने शादी की। अच्छा, अब वो ये सोच रहे हैं ये साइंस क्या होता है। तो उसको पता ही नहीं मामला बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे जितने लोग, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग ऐसे हंसने के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि एक चीज मान के चलिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके पास आज के टाइम में हंसने के लिए समय है। अगर आपके पास हंसने के लिए समय है तो आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हंसी हमारे चेहरे से गायब हो चुकी है। और शादीशुदा आदमी कितना हंस लेगा और कितना छोड़ो कब तक हंस लेगा। तो मैं तो अपने ससुर के पास गया, मैंने कहा ससुर साहब ये क्या मेरे मत्थे दे दिया। तो उन्होंने हाथ ही जोड़ लिए, बोले बेटा मेरी सोच, मैं तो इसकी भी मां के साथ रहता। तो मामला बिल्कुल करना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से उसने तिरछा करके कप को टिकाया, बड़ा जोर लगा उसे करने में। अब उसने पूछा कि अरे तूने क्या किया, बोले पहले तुम बताओ। अमेरिका वाला बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला मुझे चाय और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब वो बिहारी आदमी बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, टेंशन क्यों लेते हो। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया थाई। बोले तुमने क्या किया, बोले कुछ नहीं, हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि दुबई वाले ने कुर्सी उछाल दी, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया थाई। बोले क्या किया, बोले कुछ नहीं, हम दुबई वाले जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब वो बिहारी आदमी उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना। उसने एक अमेरिका वाले को धाई, एक दुबई वाले को धाई। तो मैंने पूछा भैया ये तुमने क्या किया, बोले अपन बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते नहीं। तो बिहार का तो मामला अद्भुत है, सच बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बताऊं, अच्छा देखो, जब भी एक चीज आप समझ लो, जीवन में जो है ना, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तनाव में रहने की कोई बात ही नहीं है। एक चीज जो मैंने यहाँ पर देखी मुमताज जी, एक बहुत कमाल की चीज देखी मैंने, वो ये देखी कि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग की समस्या नहीं है। मतलब आपको ऐसे गली के कुत्ते नहीं दिखेंगे, है ना। और वो फ्लाइट में भी लोग कुत्ते लेकर के आ रहे हैं। मतलब अरुण जी और मैं तो बात ही कर रहे थे कि भगवान अगले जन्म में भले कुत्ता बना दियो, लेकिन पैसा यहाँ कर दियो। सच में इतनी सेवा कुत्ते की साहब। अब मैं जो एयरपोर्ट से बाहर निकला, नेवार्क से बाहर निकला, तो एक आदमी कुत्ता लेकर के आया था फ्लाइट में ऑलरेडी।
वो लेकर के आया, जो बाहर निकला तो वो कुत्ता को बांधे हुए था। कुत्ते को लोग अकेला छोड़ते नहीं, लेकिन उसका फोन आ गया और कुत्ता उसके हाथ से छूट गया। कुत्ता मेरे पास आ गया। अब अपन भारतीय आदमी, मैंने जेब में हाथ डाला, देखा एक बिस्कुट का पैकेट है। मैंने वो बिस्कुट का पैकेट को खोला, एक बिस्कुट निकाला, मैंने कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने कहा इस कुत्ते का मालिक आता ही होगा, देख लेगा, पता नहीं क्या करेगा। मैंने साहब फिर वो देखा अपने जेब में उस बिस्कुट को। बिस्कुट पतंजलि का था। क्या बात है। आता ही कुछ अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया। मैं बता रहा हूँ विजय जी, ये मुझसे पूछ रहे थे अरुण जी की यार तुम पत्नियों पे सुनाते हो, ऐसा क्या है? मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा देखो ये महिलाएं कितना भी अखरोट बादाम, नहीं पिस्ता नहीं, पिस्ता तो आदमी है, कितना भी, क्या बात है, क्या बात है। एक तो अच्छा लग रहा है, महिलाएं हंसती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बता रहा हूं, एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड टांग दिया और लिख दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता क्यों औजारों के साथ। जीवन में इंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक लाइन लिखी थी, सत्यम छुपम तद्दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100। ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारे भी पैकेट में से यही निकला है। तो सच बता रहा हूं, हमारा देश इतना अद्भुत है ना। अच्छा, अपने यहाँ चुनाव चल रहे हैं आजकल, चुनाव चल रहे हैं ना, अभी 3-4 चरण के हो गए हैं, है ना, 3 हो गए। देखो चुनाव सिर्फ 2 ही चरण में होते हैं। ये सब दिखाने की बात है कि 7 चरण में होंगे, 8 चरण में। आप लोग तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति को मजा आएगा। चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होता है और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है। इसके अलावा कोई चरण वरण नहीं होते। ऐसी हमारा कमाल है। अच्छा एक चीज देखो, आपको समझ में आ सर विजय बाबू, मेरा एक दोस्त 20 किलो आलू लेके घर से बाहर निकला। तो एक ने पूछा यार मशीन आ गई क्या? सच में मामला ऐसी है, अपने तो देश ऐसे चल रहा है। वो पिछले दिन आए थे मोदी जी ट्रंप से मिलने। 4 लाइनें आपको मुझसे किसी ने निवेदन किया था कि ट्रंप पे कुछ सुना देना, है ना। मैं सुनाऊंगा, अभी उसकी बच्ची भी आएगी। मोदी जी आए थे, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। तो मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। उनका मामला भी कमाल है सर। मैं तो बता रहा हूँ, ये तो महिलाएं इतना हंस रही है ना। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पहला होने की कोशिश। तो मामला सच बता रहा हूँ। तो फिर मैं बैठ के नीचे आकर के, तो सामने बैठ के सारी महिलाएं लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उठते, काले घने लंबे पड़ोगे, तुम भी करो। दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी कुछ नहीं कर रही थी, मन की कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम नहीं कर रही ऐसे ऐसे? बोली भाई सब करती थी, हम छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे नहीं करना। तो हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। सच बता रहा हूँ आपको, आप लोग जिस आनंद मस्ती के साथ सुन रहे हो ना, हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे थे कि यार ये सब अभी खाने पीने वाले लोग हैं, मतलब
ये मुझे बताया ना सर ने मेरे बारे में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली आया, लेकिन यहाँ पर भी आकर के मुझे खुद ऐसे ही लग रहा है कि बंदी है। किसी ने पूछी तक नहीं, वो एक आदमी आया वो कोक ला करके रख दिया। सर कोक की जरूरत क्या थी, मुझे लिमका देते, मैं उसे छूता वो खुद ही कोक हो जाता। तो मामला कहाँ, आइए बहन जी आप भी बैठिए। अभी अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये अच्छे कवि हैं, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ। अरुण जी ने पहले कवि के रूप में मुझे आप लोगों के बीच में बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, फल बेचने वाला फल बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूँ, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएगी। और मैं तो साहब बिहारी आदमी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो, बोला बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा, बोला निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन में बुर्का होकर चला गया, मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ। बोला बेटा जैसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार में क्या है, ये अपने आप में अद्भुत है। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाइए। नहीं दूसरा आ रहा है। हेलो बैठ ऐसी हाथ में पकड़ के चाहिए जब माइक पे बैठे हो तो। जी जी हाँ जी, 2 महिलाएं आपस में बात किए जा रही हैं, इन्हें विशेष प्रणाम करते हैं। एक बार जज की कार्रवाई चल रही थी, 2 महिलाएं बैठी हुई कोने में, उनको कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं, आपस में बात किए जा रही थी। जज साहब को गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, बोले कैदी को तो छोड़ दो, इन्हीं दोनों को सजा दो। उन दोनों को 6 महीने की सजा दी थी, एक ही बैरक में बंद कर दिया। 6 महीने बाद जब वो दोनों छूटी तो एक ने दूसरे से कहा बहन बाकी बातें फोन पे करेंगे। तो क्या हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं आप लोगों के, तो आदमियों को देखकर लग ही नहीं रहा वो शादीशुदा भी है। नहीं मैं तो एक लाइन की एक कहानी सुनाता हूँ। एक सुखी पति था, पता नहीं किसका। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब महंगा है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पू सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दवा। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। तो बिहारी आदमी फंसता थोड़ी है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, सबसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए। मुझे देख के मैंने कि मुमताज जी आएगी तो फिर भले ही खुद ही निकल जाए। मतलब नहीं, कई बार ऐसा होता है आदमी। मैं तो एक बार से स्कूटी पे बैठ के जा रहा था,
हेलमेट पहना, स्कूटी में बैठो, पीछे से मेरे लहराते हुए बाल, 8 मोटरसाइकिल वाले पीछे पड़ गए। मैंने 3 किलोमीटर बाद रोका, वो जो 8 मेरे पीछे पड़े थे वो मुझे घसीट के वापस लाए। साले बाल क्यों नहीं कटवाता? तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। जीवन में हंसी जो है ना सबसे बड़ी चीज है। आपको हमेशा आनंद और मौज मस्ती में रहना चाहिए। कोरोना काल क्या टाइम था, ओहो भाई, कोरोना कमाल की चीज थी। वैसे तो जब कोरोना थोड़ा थोड़ा खुला अरुण जी, तो देखो मेरा ऑब्जर्वेशन, आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल सच बात आपको लगेगी। जब कोरोना थोड़ा थोड़ा खुला तो मैंने एक चीज देखी, जितने आदमी थे ना मिलते थे सब मास्क लगाए। वो मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। आदमी जो है ना बिल्कुल बिंदास ही रहते हैं, वो बेचारे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। आइए छोटी छोटी 3-4 कविता सुनाता हूँ, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 5-7 और सुनाऊंगा। आपको अरुण जी को सुनना है, मुमताज जी को सुनना है। गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी ना, मेरा तो मेकअप है ही नहीं, मैं ऐसी हूँ, नेचुरल कलर है, द कोल्ड ब्यूटी। तो इसलिए बाकी जिन लोगों पर मेकअप लगा करके आई है, मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, एक आध लेयर उतर जाए तो कोई बात नहीं, वाटर प्रूफ होता है आजकल, उतरता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ब्रांड बता देना कौन सा है। वाटर प्रूफ वाला। चलिए 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, ये बात बिल्कुल तय है। बहुत सारे लोग जो है वो रील्स बना रहे हैं, इन रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है, एक और माइक आ जाता है, क्या हुआ? ठंडा कर रहा है? इतनी मुश्किल से तो इन्हें मैंने गर्म किया था। हाँ ज्यादा ठंडा मत करो है, ये जरा कवियों को पानी पिलाओ, पानी लाना ना, नॉर्मल लाना, ठंडी मत लाना। हाँ तो मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ जो लोग रील्स बनाते हैं, और उसके बाद देखो बिल्कुल 4 लाइनें ऐसी जो आपको मजा आ जाएगा। ये सुनिएगा आप सब रील्स बनाने वालों के क्या हाल होता है। कि लेनी थी जीत हमने मगर, आपने सुर में बहुत गाने सुने होंगे, मैं आपको महिषासुर में सुनाता हूँ। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। अरे ट्रम्प पे आपने कहा था, वो ट्रम्प गए थे सर वो भारत यात्रा पे जब वो प्रेसिडेंट थे, तो मैंने 4 लाइन उनको सुनाई थी, और क्या सुनाया था आप लोगों को लगे कि बिल्कुल सही सुना दिया था। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप, योगी जी, अच्छा योगी जी भी कमाल है साहब, सच बता रहा हूँ। जब पहली बार वो बने सीएम, पहला काम एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना, आधार कार्ड मिलवा के पीछे। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से। अब ये 4 लाइनें सुनिए, लोग बताते हैं शराब महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मैंने सॉल्यूशन निकाला कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए, पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप
कि जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली। अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अरे वाह, मैं तो आपको कभी क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो वहीं खड़ा हो जाए। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा कर लो। उससे मुमताज जी ने पूछा, बोले कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा, को हिंदी का अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके, वो हिंदी वाला गया ही नहीं। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूँ आपको, हिंदी का अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित करती है। चीनी को गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो वो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा कि आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा, वो मैं सच बता रहा हूँ, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लग हो जाए। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ सर, आपके तो होटल में हम रुके हैं, तो 5th फ्लोर पे हमें रूम दे दिया, 5th फ्लोर पे। तो वो क्या हुआ कि मैंने यहाँ तो बहुत अच्छा है, एक बार भारत में मेरे को चेक इन मिला, वो उन्होंने मुझे 12th फ्लोर पे दे दिया। 12th फ्लोर पे दिया तो रात को 2 बजे मैंने इमरजेंसी मेंटेनेंस को कॉल किया। मैंने कहा यार 2 घंटे से पत्नी से झगड़ा हो रहा है, वो कह रही खिड़की से कूद जाऊंगी। तो मेंटेनेंस बोला सर ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करें? मैंने कहा वो खिड़की खुल नहीं रही है। तो सर अगर आपके पास भी कभी ऐसी कॉल आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई मन बदल जाए अगली का। चीनी को जमा करके फिर से, एक बात तो है, जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ इतने हंसते खिलखिलाते लोग, और मेरा ये मानना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी हंसी है ना, वो अपने ऊपर की जाए, दूसरों का तो हम उपहास बनाते हैं, है ना, कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने। तो वो गणित वाला गया ही नहीं, बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आपने कॉपी पेस्ट, आप सबने सुना है ना, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 हो गया कॉपी पेस्ट। देखो हंसी जो है ना बिल्कुल हमारे आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है। मैं आज बाहर अपने होटल के बाहर घूम रहा था, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, कर्नल साहब मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। समझाने पर होता है। और मुझे तो अभी याद है, वो एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्टर ने छापा मारा, छापा मार के एक बच्चे को खड़ा किया, बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा बोला जी रामलाल। रामलाल कौन है? बोला जी मेरे पिताजी हैं, 5 साल पहले घर से भाग गए थे, माँ कहती रहती क्या पता प्रधानमंत्री बन गया हो। बोले इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, बोले यार तुझे भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? ये भी गया क्लास से नाम कटवा। माइक माइक माइक। उधर टेंशन हो रही है अरुण जी को, उनको क्या हमारा नंबर रह गया, माइक अगर चला गया सारा तो हेलो
इसको तब तक ठीक कर लो, है ना? हाँ सही है। तो चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं फिर से शुरू होता हूँ। हाँ, मैं बस 5 मिनट आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, ऐसा मैं 10 मिनट बाद फिर बताऊंगा, 15 मिनट बाद मैं मुमताज जी को बुलाऊंगा और आधे घंटे बाद जो है मेरा कार्यक्रम खत्म होगा। तो इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो हंसी जो है ना हर जगह बिखरी पड़ी है साहब। तो वो भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या बताओ, बोला जी रामलाल। बोले रामलाल कौन है? बोले जी मेरे पिताजी है, माँ कहते रहती है क्या पता घर से भाग जाओ तो प्रधानमंत्री बन जाओ, 5 साल पहले भाग गए थे। इतना सुनते इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। बोले तुझे ये नहीं पता भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैं तेरा नाम कटवा दूंगा क्लास से। बच्चा बोला जी कटवा ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोला जी मैं तो यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं। मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरियां चराने आया था। मास्टर जी आए थे, बोले बच्चे कम आए हुए, इंस्पेक्टर आ सकते हैं। 2 घंटे के लिए बैठ जा। मैं तो 2 घंटे के लिए बैठा हूं, 10 रुपए मिलते। अब ये बताओ 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेंगे? बच्चे किसी को भी फंसा देते। इतना सुनते इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने मास्टर को बुला लिया, क्या कर रखा तुमने नकली बच्चे? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। बोला जी खा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जी का मास्टर नहीं। मास्टर तो मेरा बड़ा भाई है, साथ में परचून की दुकान चलाता है। कह गया था मुझसे कि भैया इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 2 घंटे के लिए स्कूल संभालिए। तो मैं तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल रहा हूँ। इतना सुनते इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, बच्चे को मास्टर को दोनों को पकड़ा, प्रिंसिपल के पास गया। बोला प्रिंसिपल साहब क्या कर रखा? नकली बच्चे, नकली मास्टर, मैं आपके स्कूल की कंप्लेंट करूंगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल ने दराज खोला, एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर की तरफ देते हुए बोले इंस्पेक्टर साहब प्रिंसिपल तो मेरे चचा हैं, साथ में वकालत भी करते हैं। जरूरी केस आ गया था, लखनऊ तक गए हुए, कह गए थे इंस्पेक्टर साहब को 10,000 रुपए दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपए पकड़े, जेब में रखे और कहा देखो वो तो मैं हूं जो 10,000 में मान गया। इंस्पेक्टर होता तो अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आते तो ये तो मैं हूं जो आपकी इतनी कम तालियों में मान गया। अगर असली वाला शंभू शिखर आता सब प्रिंसिपल भी हंसने लग गया। तो इंस्पेक्टर ने पूछा प्रिंसिपल साहब अब क्यों हंस रहे हो? तो प्रिंसिपल बोला देख एक बात बता, जहां पे बच्चे नकली, जहां मास्टर नकली, जहां प्रिंसिपल नकली, जहां पे इंस्पेक्टर नकली, वहां पे नोट कौन से असली है? तो जीवन ऐसी मस्ती में चलता है। तो चीनी को जमा कर फिर से गन्ना बन। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा पूरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। ये तो देखो महानगर की जिंदगी है। ये जो महानगर की जिंदगी है ना, विजय बाबू कहाँ चले? अब बैठो ना, आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर हंस लो। हाँ नहीं, अपना लिफाफा वही फंसा है ना। ये जैसी उठ के जाते मैं इनके चेहरे देखता हूँ। बेटे थोड़ी देर हंसो, ये सब चीजें होती रहेंगी। ये हंसी जो है ना ईश्वर की सबसे बड़ी आरती है, और जब हम आरती कर रहे थे तो बाकी सारे काम जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हंसी का आनंद लीजिए, कविता का आनंद लीजिए। हाँ ये समय कहाँ निकाल पाते हैं? 4 लोग मिलते हैं और रोले, देश को रोले, समाज को रोले, पड़ोसी को रोले, पड़ोसन को रोले। सेलेक्टिव लोग होते हैं जो मिलकर के कहते हैं आओ हंस लें, और वो आप लोग हो यहाँ पे। इसलिए आप लोग जो है पूरी तरह से हमारी तरफ हो। इतनी देर भी आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी फैला करके जाएंगे, क्योंकि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना।
तो एक छोटी सी बात आप लोग को और बताएगा, मुमताज नसीम जी को हम सुनते हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। देखिए मैं बिहार से हूँ, अच्छा मेरी हरकतों से ही पता चल जाता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, किसी भी स्टेज पर चला जाऊं, बड़े से बड़ी जगह पे परफॉर्म करने जाऊं, लेकिन मैं हमेशा धोती कुर्ता पहन करके ही जाता हूं जब मैं परफॉर्म करने जाता हूं। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि मुझे मॉडर्न ड्रेस अच्छे नहीं लगते या मैं पहनता नहीं, खूब पहनता हूँ, लेकिन मंच पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे आज न चाहे मेरे बिहार का कोई गांव हो, जहाँ पे राजस्थान के लोग होंगे, उनका वहां का कोई गांव हो, हरियाणा के लोग हैं वहां का कोई गांव, उत्तर प्रदेश का कोई गांव है, हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे परिधान भी हमारे संस्कार का हिस्सा हो, ये बहुत जरूरी है। हम भले ही किसी भी महफिल में बैठे रहे, लेकिन वही बात है कि हम महंगी से महंगी शराब पी ले, लेकिन नशा चढ़ने के बाद अगर दोस्त को न कर आए तो काहे के भारतीय, ये भारतीय बना बचे रहना चाहिए। तो ये धोती कुर्ता उसी का ही है। मैं एक बार सर रेडियो जिंदगी का प्रोग्राम भी मैंने वहां पे उसमें भी आया था, सर से वही मिला था, बिल्डिंग पे घूम रहा था धोती पहन के, ठीक अंग्रेज आ गया, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती, व्हाट धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। और क्या, अब मैंने कहा यार इसको ना लेकर के चलना चाहिए इंडिया। मैं उसे ले गया सर, साथ ले गया था, साथ ले गया, मैं ले गया तो अपन सनातनी लोग घर में घुसने लगे, वहां पे बाहर तुलसी का पौधा, मैंने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, बोले ये क्या है, मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है। उसने 3-4 पत्ते तोड़े इधर उधर फेंक दिया, बोले देखो क्या कर दिया मैंने कोई बात नहीं, खाना वाने खिलाया, फिर मैं उसे बगीचे में घुमाने ले गया, वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा, मैंने कहा पिताजी से मिलूं, उसने पिताजी को भी ऐसे 3-4 पत्ते तोड़े, लेकिन उसी दौरान पिताजी ने जो उसके साथ में संस्कार किया, सच बता रहा हूं, उससे पहले जो अंग्रेज थे वो काले पैदा होते थे, उसके बाद लाल पैदा होते। तो जीवन बहुत ही अद्भुत है। आइए मैं अपनी पारी को समाप्त करता हूं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने बहुत मन से सुना। सच बता रहा हूं, कोई हाँ बिल्कुल ये तो सीटी बजाएंगे 4 महीने में याद है, वो हमारे यहाँ पे 370 खत्म हुई, ये सीटी 377 वाले होते हैं जो आदमी को देख के भी सीटी बजाते हैं। हाँ तो वो ये क्या था, ये 377 जानते हैं कन्नड़ साहब, ये कलिम का समझ के लाए थे बासा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा। मैं तो एक बार अपनी पत्नी को घुमाने ले गया, बोली कहाँ ले आए हो ये, मैं शमशान घाट ले गया था। मैंने कहा पगली लोग यहाँ आने के लिए मरते हैं। तो जीवन में हंसी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। आइए इस हंसी और आनंद के बीच में आपको भारत की कविताएं, भारत की गीत गजल, मुमताज नसीम जी हमारे बीच में हैं, वो अलीगढ़ से आती हैं। अलीगढ़ जो पूरी दुनिया में अपने ताले के लिए मशहूर है, लेकिन मुमताज जी की गीत गजल में ऐसी बात है कि वो दुनिया भर के दिलों की चाबियां अपने पास रखती है, किसी भी ताले को जो खोल सकती है। हमारे बीच में मुमताज जी अलीगढ़ से आई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। एक बार मैंने इनसे पूछा मुमताज जी, और 4 पंक्तियां ये भी कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ, डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। और ये खूबसूरत सी 4 पंक्तियां जो मुझे पसंद हैं, मैं आमतौर से पढ़ती हूँ कि मुरब्बतों से अब की बार काम ही नहीं लिया, मुरब्बतों से अब की बार काम ही नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया, मुरब्बतों से अब की बार काम ही नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम ही नहीं लिया, नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और 4 पंक्तियां ये भी कि जिस तरफ जाइए अरबाब सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं, जिस तरफ जाइए
अरबाब सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं, हर किसी से नहीं मिलते ये हकीकत नसीम, जिससे मिलते हैं खुले ज़हन से हम मिलते हैं। तरमीम से कुछ पंक्तियां चाहती हूँ क्योंकि इसका एक वक्त मुकर्रर है, थोड़ा जो भी वक्त मिला है तो हम चाहते हैं कि कुछ अपनी अच्छी कविताएं आप तक पहुंचे, उसके बाद में भरपूर तरीके से आदरणीय अरुण जेटली जी से सुना जाए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां जो मुझे अच्छी लगती हैं मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, सुनिएगा खास तौर पर। सारे गम भूल जाओगे वादा करो, क्या बात है। सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियां मनाओगे वादा करो, देखो सारे परिंदे बिखर गए, देखो सारे परिंदे बिखर गए, आप भी लौट आओ ये वादा, आप भी लौट आओ ये वादा क्या बात है। करो। आपने बहुत अच्छे से सुना, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने के हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बात है, हो गई हूँ मैं पागल क्या बात है। तुम्हारे बहुत सुंदर। लिए। और ये 4 पंक्तियां भी सुने के सुबह आने लगा, शाम आने लगा, सुबह आने लगा, शाम आने लगा, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा, तेरे दिल को न हो मेरे दिल को तो अब, तेरे दिल को न हो मेरे दिल को तो अब, थोड़ा थोड़ा सारा थोड़ा थोड़ा सारा आने लगा। और ये 4 पंक्तियां अच्छी हैं और आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में पढ़ूंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पढ़ती हूँ, आप सुने के बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलके झपकने लगी, उम्र भी अपनी पलके झपकने लगी, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, थोड़ी थोड़ी सी चांदी थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। और ये 4 पंक्तियां भी अच्छी लगेंगी आपको, सुने। अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए, आज पीतल की पायल
पर सुनिएगा कि मैं अपने तरीके की बात करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है उस तरीके की बात, लेकिन आज का माहौल देखकर मेरा जी चाहता है कि मैं ये पढ़ूं। उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझ पे पहरा भी है, क्या कहने भाई, वाह। उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझ पे पहरा भी है मैं सरे खुशी जख्म गहरा भी है मैं सरे खुशी जख्म गहरा भी है। मेरी रब तेरी कैसी है कारीगरी, मेरे रब तेरी कैसी है कारीगरी, मुझ में दरिया भी है, मुझ में सहरा भी है, मुझ में दरिया और शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना। मैंने जो सोचा था कि जैसा माहौल मिलेगा, लेकिन वाकई बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक गजल जो मैं इन दिनों पढ़ भी रही हूँ और मुझे अच्छी लगती है, तो कोशिश करती हूँ कि आप तक भी वो जरूर पहुंचे कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। क्या मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं, और कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं, मैं रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और खास तौर पर ये शेर के तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं, याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं, बहुत अच्छे तो याद भाई, वाह, रखना वाह, मैं खुद बहुत को सुंदर, संवारने की नहीं। beautiful। अब मैं चाहती हूँ एक गजल का मतलब और 2-3 शेर जरूर पढ़ूं, क्योंकि गजल ही मेरी पहचान है, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत अच्छे से पढ़ भी पाऊंगी। कोशिश करती हूँ कि मतलब और 2-3 शेर जरूर पढ़ूं। सुनिएगा खासतौर से, एक मरतबा आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। पसंदीदा गजल आपको सुने आप। तू जो हो गया किसी और का, मुझे इसका कोई गिला नहीं। क्या बात है, वाह वाह। तू जो हो गया किसी और का, सुनिए, बहुत सुंदर। तू जो हो गया किसी और का, मुझे इसका कोई गिला नहीं। मेरा क्या कसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं। मेरा क्या बहुत अच्छे भाई, वाह। कसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं। तू जो हो गया किसी और का। और ये शेर, इस शेर में एक लफ्ज आएगा चारागर। चारागर आसान लफ्जों में डॉक्टर को कहते हैं, अब आपको सुनने में आसानी होगी, सुनिएगा। तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं। तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं। तेरा जख्म दिल भी सिला नहीं, मेरा जख्म दिल भी सिला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। सिला नहीं। तुझे भी किसी
भाई वाह। और ये एक बड़ा मजबूत सा शेर है, आप तक पहुंच जाएगा और आपकी तालियां और मोहब्बतें मुझे जरूर मिलेंगी। इस पूरी उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ कि तू सजाता मेरी हथेली पे जो हिना के फूल तो मानती, वाह क्या बात तू है। सजाता मेरी हथेली पे जो हिना के फूल तो मानती, ये जो फूल डाले हैं कब्र पर ये मेरी वफा का सिला। कब्र पर ये मेरी वफा का सिला नहीं, तू जो हो गया किसी और का। और ये आखिरी बहुत शेर भी सुंदर। मजबूत है और बहुत अच्छा है। सुने, आप सबकी नजर करती हूँ, सुने के किसी और पे जो न बसे चला तो मुझे निशाना क्या बात है। बना क्या बात, क्या लिया। क्या कहने भाई वाह। किसी और पे जो न बसे चला तो मुझे निशाना बना लिया। मुझे ये बता के मेरे सिवा तुझे और कोई मिला। तुझे और कोई मिला नहीं, तू जो हो गया किसी और का। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप सभी लोग आदरणीय अरुण जी को सुनने के लिए बहुत बेकरार हैं, लेकिन एक खास नज्म मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। खास तौर पर आदरणीय देवतिया जी, आप सुनेंगे ये नज्म, आपको बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता आपने सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन एक खास नज्म है जो मैं खास तौर पर आप सब लोगों को सुनाना चाहती हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के सिलसिले में ये नज्म मैंने कही है। इस नज्म में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया। सीमा जी, आप पता नहीं कहाँ हैं, मैं आप मेरी नजरें आपको तलाश कर रही थी। आप प्लीज बैठिए, नज्म सुनिएगा। खास तौर पर मैं पढ़ रही हूँ और चाहती हूँ कि आप जरूर शामिल हों इसमें। इस नज्म का नाम है सरहद पार अजीजों के नाम। सरहद पार से हमारी नजर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जाती है और हमारे और उसके जो हालात हैं और जिस तरीके के हालात थे और क्यों बने और अब क्या हालात हैं, वो इस नज्म में मैंने कहने की कोशिश की है। आप सुने और इसका पूरा आनंद लें। सुनिए। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत ही नहीं। ऐ अजीजों, बहुत अच्छे, वाह। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हम बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और क्यों शिकायत नहीं, नज़्म यहाँ से शुरू होती है और आपका पूरा ध्यान रखती है। सुने। क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत न रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्व हंसी
बंद खास तौर पर आप सबकी बात शायद इस बंद में मैंने कहने की कोशिश की है, सुने के जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और अपनी तरफ से ये खास तौर पर बंद सुने के कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते। आपने बंद सुनिएगा इसका, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगी। उसने अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे। तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। तब हमारा तुम्हें इशार नजर आएगा, और पार सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। अजीजों, क्या बढ़िया मुमताज, देखिए आपके लिए लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुमताज जी को आप अगर 5 मिनट भी सुन लेते हैं तो मुमताज जी को आप संभवतः अपने जीवन में कभी ना भूल पाए। एक महिला होकर के है ना, और जिस मजहब से वो ताल्लुक है, इतनी बड़ी बात कहना, एक और उसके लिए अलग से ताल्लुक। 3 लड़कों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश पर सब मर मिटे अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबसे। क्या बढ़िया कविता आपको सुनाई मुमताज जी ने, सचमुच आप कभी दिवाली लिखी है? दूसरे तो हमें पता लगा कि जैसे इंदौर के लोग होते हैं ना, वो मैं को बे पढ़ते हैं, यहाँ के भी अंग्रेज ऐसे ही है, वो अपनी अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारे बीच में अरुण जैमिनी जी हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम कार्यक्रमों की श्रृंखला में, ऐसे हम एक बार राजस्थान के कवि सम्मेलनों में लगातार प्रोग्राम में थे। एक दिन हम जोधपुर, अगले दिन जयपुर, अगले दिन उदयपुर, ऐसा होते होते हम एक दिन पहुंचे लाडनू। लाडनू राजस्थानियों का एक जगह है राजस्थान में, और वहाँ पे जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जैन धर्म के लोगों का बड़ा तीर्थ स्थल है। तो वहां जब हम पहुंचे तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक जगह है, उस जगह की खासियत यह है कुआं, वहां पर एक कुआं है, उस कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर के आप जो आवाज लगाओगे, कुआं आपकी आवाज को कई गुना बढ़ा देगा। हमें लगा यार ऐसी अजूबा हमें देखनी चाहिए। मैंने अरुण जी को और मुमताज जी को तैयार किया, हम लोग देखने के लिए गए। तो कुआं मुझे थोड़ा दूर से दिखा, तो मैं दौड़ता हुआ कुएं के पास पहुंच गया और मैंने कुएं में झांक कर आवाज लगाई, शंभू शिखर। कुएं
कुएं ने वापस जवाब दिया शंभू शिखर शंभू शिखर शंभू शिखर। मैंने फिर आवाज लगाई शंभू शिखर, कुएं ने दोबारा जवाब दिया शंभू शिखर शंभू शिखर। फिर मुमताज जी ने आवाज लगाई मुमताज नसीम, कुएं ने वापस जवाब दिया मुमताज नसीम मुमताज नसीम मुमताज नसीम। फिर इन्होंने आवाज लगाई मुमताज नसीम, कुएं ने दोबारा जवाब दिया मुमताज नसीम मुमताज नसीम। अब अरुण जी आए, इन्होंने आवाज लगाई अरुण जैमिनी, कुआं चुप हो गया। इन्होंने फिर कहा अरुण जैमिनी, कुआं ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे चेहरे पर भी ऐसी मुस्कुराहट है। मैंने देखा कोने में एक बाबा मुस्कुरा रहे, तो बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है, ये बताइए। मैंने आवाज लगाई तो कुएं ने जवाब दिया शंभू शिखर, मुमताज नसीम ने आवाज लगाई तो कुएं ने जवाब दिया मुमताज नसीम, अरुण जैमिनी ने आवाज लगाई तो कुआं क्यों खामोश रहा। तो उस बाबा ने जो जवाब दिया वो अरुण जैमिनी, हरियाणा के अरुण जैमिनी की भूमिका होती है। बाबा बोले बेटा इस संसार में शंभू शिखर का जवाब हो सकता है, मुमताज नसीम का जवाब हो सकता है, लेकिन अरुण जैमिनी लाजवाब शख्सियत है जिसका कहीं कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आइए आप लोगों के बीच में हरियाणा के गौरव अरुण जैमिनी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ सर आप। हाँ ये बात तो फिर कभी हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ। चलो आप छोड़ दे। बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतवार को यहाँ कार्यक्रम में कौन कौन थे वो मुझे बता दें बस। तो 2 ही लोग, बस 3 कंटेंट लीक नहीं हुआ, समस्या नहीं। कंटेंट लीक नहीं हुआ। खैर फिर भी कोशिश करूंगा कि सब कुछ वो सुनाऊं जो वहां नहीं सुनाया था। वैसे भी हरियाणा का आदमी बालपन से ही ऐसा होता है, मैं सही बता रहा हूँ। आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी को मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा जवाब देगा मैं प्रवचन, लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा। आप देख लो विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कवि के भगवान कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं सुनाया गया और वहीं सुनने वाला एक ही श्रोता था। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था मैं लड़ रहा है और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन को कहा लड़के मरना ज्यादा ठीक है। हम तो हाथ से तो जीने वाले लोग हैं। बालपन से ही मामला ऐसा है। क्लास में टीचर ने सवाल करके बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो? बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले कल तो होता किसी ने ले लिया। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। तो अच्छा मान लिया। तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी भी मान लो। वो एक बच्चा जी 3 दिन तक स्कूल में आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा बोले भी 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते आप? जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसी भैंस का काटड़ा होता है, मतलब भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने। तो मास्टर बोला भी इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू देख।
कोई जवाब नहीं है। 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही हो रहे, बाप भी पैदा हो रहे, इसे बहस कर ही नहीं सकते आप। क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? एक छोरा खड़ा हो गया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। तो नहीं। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई नहीं मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश हो स्कूल। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे, तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठे बीड़ी पी रही बहुत आनंद का प्रदेश है, बहुत मस्ती में रहने वाले लोग हैं। वो पुलिस के पहुंच गए एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया सब। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। आनंद है इस जीवन में। यहाँ वकील साहब भी हैं, 2 वकील हैं, डॉक्टर भी होंगे। ये सब यहाँ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हरियाणा में तो प्रैक्टिस ये सब काम वही कर सकते हैं, वही काम, क्योंकि मेरी बीमारी इसी बताओगा। डॉक्टर साहब कार्ड दे में कुछ धुआं सा उठता है, समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले वो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा ये क्या कहें, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचा था। ये जो मोबाइल पे है ना, तो मेरी तालियां कम कर रहे हैं जो आपके हाथ में। अच्छा वो वकील साहब एक का मुकदमा चल रहा तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज जी को समझ में नहीं आया, कसूता बोले भी तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक महिला का तलाक का मुकदमा चल रहा था, वो जज भी महिला थी, तो कोशिश करते हैं ना समझौता हो जाए। तो महिला जज ने कोशिश की, भाई ये बता रामकली, तू अपने पति के साथ रहना क्यों नहीं चाहती? तो रामकली छूटते बोली तू रह के देख ले। वो एक प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था, तो जज का ट्रांसफर हुआ था नया, तो वकील ने कहा इसे प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती है, तो गैलर है। अब गैलर जज के समझ नहीं आया, बोले गैलर क्या होता है? वकील बोला भी समझा तो जो, अगर बुरा नहीं माने तो। बोले समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा? तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। भाई
फाइनल ट्रांसफर करा लिया। वो एक मुकदमा चला ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तो पुलिस छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सामने रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नल लाने का छोरा है यो, एक नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब 10 मिनट कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछना। और ये साथ रहना भी चाहिए, ये आनंद रहना बहुत जरूरी है। दरअसल क्या है, एक कविता तो मैं कर्नल साहब को सुनाना चाहता हूँ। क्या बात। कर्नल साहब, युद्ध जो है वो वीर रस का विषय है या फिर करुण रस का विषय है, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है, मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। एसपी बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। एसपी बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोला, जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला लेके बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ, कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा, कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से, देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोला, सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे, बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ, कूद जाओ। सिपाही बोला साहब आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हो रहा। तो एसपी बोला मेजर से, देखो इसे कहते हैं साहस। साहस अलग अलग है। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, अपने आप चुनाव भिड़ा तो भाई की लड़ी हुई बात था। तो भाई ने वहां अपनी फोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया पाकिस्तान में। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने ऑफिसर को बुला कर, क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा। बोले जी ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। पहले एक कविता सुनाता, हास्य की कविता से समाप्त करेंगे। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, सीमा मतलब बॉर्डर, ये भी बताना जरूरी है ना। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ये हवाई जहाज से आ रहा था, एक सज्जन भारतीय बैठे थे बराबर में। तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूँ। मैंने पलट के पूछ लिया और आप। बोला जी मैं बहरा हूँ। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई। और
दागदीर 12 दोहे 24 कविता 36 चौपाई, और जब तक उसके प्राण लेने के लिए उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा, वो निहत्था जा भी सकता है जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है। क्या बात है। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गए। तो तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके। और क्या ये बंकर याद करो से नहीं करता, जब हमने चमत्कार दिखलाया था 90,000 नालायकों से एक साथ काम करवाया था। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से मोटी डंडी तोड़कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, उस दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब उससे पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, हमारी स्क्रीन पे मत रखना। इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पर मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग, एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया, सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से नेता का खून चढ़ गया, ना गलती हो गई। एक सैनिक को गलती से नेता खून चढ़ गया, ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। तो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लगा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखे वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गोली खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गोली खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। ऐसा इंतजाम होगा, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव चल ही रहे हैं, हम यहाँ हैं, चुनाव वहाँ हैं, क्या वोट तो हमारा डल ही जाएगा। उसमें कोई शक नहीं। वो वही रहना, हरियाणा का ताऊ वोट डालने गया तो काउंटर पे जो था उससे पूछ लिया, ताऊ राम राम, बोले राम राम भाई, इसमें था तेरी ताई वोट डाल गई? उसने लिस्ट देखी, बोले हाँ डाल गई। बोले वो आज भी लेट हो गया, पहले आया था तो मिल लेता। बोले क्यों ताई साथ नहीं रहती? बोले ना, उसे मरे तो 15 साल हो गए, मैं वोट कर दिया। मरो का वोट मिल जाए तो हमारा तो डरेगा, हम तो निश्चिंत है इस बात से, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापिस हरियाणा पे आते हैं। दरअसल क्या है, इस तरह की महफिलें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपस में मिलेंगे तभी हास्य पैदा होता है, संवाद। हास्य समूह की चीज है, रोना एकांत की चीज है और हास्य समूह की चीज है। तो संवाद बहुत जरूरी है। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है या आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू बने। और हंसी संवाद से निकलती हुई एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। शुक्र है। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। संवाद बहुत जरूरी है, ये महफिलें बहुत जरूरी है। अच्छा, हरियाणा में आपको वृद्ध आश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी जी, मैं सही बता रहा हूँ। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ लिया, जमा कर लो, इसमें मेरा ना आई हो। तो हमारी मस्ती बिल्कुल अलग तरह की। एक आरोप हरियाणा के आदमी में लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता। देखो जी, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते। मैं सही बता रहा हूँ आपको। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचे तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके। सोचने वाली बात है, तो काम तेरे बस्ती में पूछ रहा है। मेरे पड़ोस के बालक की शादी हुई 2 साल पहले, तो अभी पिछले दिनों वो अपनी गर्भवती पत्नी को शॉपिंग मॉल में ले गया, पूरे 8 महीने का गर्भ, और वहां उसका एक दोस्त मिल गया। बोले हो भाभी जी प्रेग्नेंट हैं? बोले ना, फुटबॉल निकल गई थी। आदमी सोचता नहीं, वो सवाल क्या कर रहा है। फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे। वो एक गुंडा बैठा बीड़ी पी रहा, तो देख रहे, पूछे भाई ताऊ बीड़ी पी रहा है? अब कायदे से सवाल कर रहे, भाई जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, फालतू का सवाल कर रहा है। फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे, वो बीड़ी पी रहा है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगा के धूप लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमाया है? ना कुत्ते घुमा रहे ना, ऊंट है, कब छोटा रह गया। अभी पिछले दिनों मैं पत्नी को ले गया, तो वही मेरा एक दोस्त मिल गया। ओहो, भाभी जी को शॉपिंग कराने लाए। का ना पल्स पोलियो पे ड्रॉप पिलवाऊंगा। सोचता ही नहीं वो सवाल क्या कर रहा है। वो एक अर्जी जारी थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया कि? अजीब सवाल। लेकिन आपने देखा होगा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक क्या था, प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछा, बोले हाथ में चोट लग गई थी? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कटी रेल से, उसने रेल पे मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही। वो तो इंजन की नीयत खराब हो गई। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बजा घुमान ले जा रहे हैं। शाम
शाम को घर छोड़ देंगे और तू कह तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछा, बोले घड़ी खराब होगी जी तेरी? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था। जो भी लोग ताली बजा रहे हैं, धन्यवाद। मैं जानता हूँ आप हंसो, ज्यादा जरूरी है। आलिया तो मैं वैसे ही सुन रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता। आप किसी से बात करते रहिए, जवाब उल्टे मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने क्यों रोक रखा? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले 30 साल हो गए, मैं तो कहीं जाती थी। जवाब नहीं देगा। अभी जी पिछले दिनों में सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सुनते सुनते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख लो। जवाब नहीं मिलेगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता आपको सुनाता हूँ, बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, आप सुनने में को लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या ऐसे कराने के लिए? पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या ऐसे कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर में। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव, 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ, ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये होगी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटका लाता है, सेब लाते तो मैंने शास्त्र नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी होगी, अब वो जाने हैं बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, सारा परिवार लगा दिया, सेब खरीदे लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला, जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या
शाम को सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे ही पड़ा है। अच्छा, वो कोई 50 खास ग्राम आदमी नहीं जाए लाता है। तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, ये अपना नौकर भेजेगा। और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया सर। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुम्हें तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन का गए, चिंतन का गए, पर जवाब नहीं। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा को एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते। ना मैं आता ना आप यहाँ आते। ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधे श्याम। क्या बात? तो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते हो कि वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी के अंदर ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है। और खाने सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। और साहब के लिए 100 ग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने सुना। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कमियों की ओर से यही कह सकता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैं चाहूंगा कि